हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम्पल पर। प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं। तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। काफी चैप्टर हम पढ़ भी चुके हैं और बहुत सारी चीजें हम कर भी चुके हैं, है ना। प्रैक्टिस जितनी हम करेंगे उतना ही कम है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूं, ठीक है। जो हमने चैप्टर्स में सीखी हुई है ये बातें, ये आपके रिमाइंड में रहें, है ना। ये जरूरी है क्योंकि पढ़ाते जाते हैं, पिछला भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस लगातार हम करते रहेंगे। मॉडल पेपर भी मान लो एक तरीके के, तो जो क्वेश्चंस हम देंगे उनको आपको करना है। तो सभी का मैं स्वागत करता हूँ, सभी साथियों का। तो सभी साथी एक बार लाइक शेयर कर दें इस सेशन को, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है। प्रेक्षण का मतलब होता है संख्या। 11 संख्याओं का औसत 60 है। 11 संख्याओं का औसत 60 है। अगर मैं औसत में संख्या का गुणा कर दूं तो हमें योग की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, हम जानते हैं बचपन से कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है बताओ फटाफट फटाफट। योग बटे संख्या। सभी जानते हैं। संख्या को मैं इधर ले आया, इधर ले आया, तो अगर मैं औसत में संख्या का गुणा कर दूं तो उतनी संख्याओं का योग आ जाएगा। ये बात तो हमने बचपन से सीख रखी है। अगर हम औसत में संख्या का गुणा कर, औसत में संख्या का गुणा करते हैं, औसत में संख्या का गुणा कर दें तो संख्याओं का क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। योग आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, योग आ जाएगा। योग, ये 11 संख्याएं हैं, इनका योग कितना होगा जल्दी कमेंट करके बताएं। तो 11 संख्याओं का योग हमें पता लग गया। 11 संख्याओं का योग जो होगा वो 11 छंग 66 660 होगा। ये 11 संख्याओं का योग है 660। 11 संख्याओं का योग है 660। 11 संख्याओं का योग है 660। अच्छा बताओ, प्रथम 5 का औसत 58 है, तो 5 संख्याओं का योग निकाल सकते हो। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग। 5 में 58 का गुणा करो, 5 अट्ठे 40, 4 हासिल, 5 25 और 4 29। ये प्रथम 5, इसमें से जो प्रथम 5 संख्याओं का योग है, टोटल 11 संख्याओं का योग है 660। टोटल 11 संख्याओं का योग 660 और प्रथम 5 संख्याओं का योग 290 है। प्रथम 5 संख्याओं का योग 290 है और अंतिम 5 का योग कितना होगा? अंतिम 5 का औसत दे रखा है 56, तो अंतिम 5 का औसत कितना होगा? योग कितना होगा? 5 का 56 से गुणा करो, 5 छक्के 30, 3 हासिल, 5 छम 25 और 3 28। तो ये टोटल 10 संख्याओं का योग कितना हो गया? 10 संख्याओं का योग कितना हो गया? 9 और 8 17, 1 हासिल, 2 और 2 4 और 1 5, 570। ये 10 संख्याओं का योग है 570। ये 10 संख्याओं का योग है 570। 10 संख्याओं का योग 570। 10 संख्याओं का योग 570। अगर मैं 660 में से 570 को मैं माइनस करूं तो आपके पास जो छठवीं संख्या वो आ जाएगी। 660 में से 570 को माइनस कर दो, 90। तो जो छठवीं संख्या होगी वो 90 होगी। 90 इज द राइट आंसर। छठवीं संख्या है 90। इन सबको लिखने का कोई फायदा नहीं है। 11 का योग, 5 का योग डायरेक्ट किया करो। यहां से 11 संख्याओं का योग कितना है? 660। 11 संख्याओं के योग में 10 संख्याओं के योग को माइनस कर दो। 11 संख्याओं में से 10 संख्या माइनस कर दी तो एक संख्या बची ना, जो छठवीं संख्या है वो आपको मिल जाएगी। वो 10 संख्याओं का योग कितना होगा? 5 का योग है 5 गुणा 58, 290। और अंतिम 5 का औसत 56, तो 5 का 56 से गुणा करूंगा 280, और 290 में से 280 गया तो ये बना 570, और 660 में से 570 को माइनस करोगे मेरे प्यारे साथी, जो योग आया, वो जो अंतिम संख्या है, जो छठवीं संख्या जो आई वो 90।
ये बात क्लियर होगी। अच्छा, दर ये साधारण ब्याज के क्वेश्चंस तो हमने करा रखे हैं अच्छे से, ध्यान है आपको। अच्छा, पूरा साधारण ब्याज मैंने एक तरीके से करा रखा है, पूरा साधारण ब्याज मैंने एक तरीके से करा रखा है, पूरा साधारण ब्याज एक तरीके से। हम एक ही चीज जानते हैं, क्या चीज जानते हैं बताओ? अगर मैं दर और समय का गुणा कर दूं तो हमें साधारण ब्याज मिलता है, साधारण। अब मैं आपसे जो बात पूछूं उस चीज का जवाब दीजिएगा सभी सब। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धन 15 वर्ष में स्वयं का 4 गुना होता है? कोई राशि स्वयं की 4 गुनी हो गई, 100% से 400% हो गया, ब्याज कितना परसेंट लगा? कोई धन 100 से 400% हो गया, क्योंकि मूलधन 100% होता है, मूलधन 100%, मूलधन 100%, 100% से कोई वैल्यू 400% हो गई, 100% से वैल्यू कोई 400% हो गई, 100% से वैल्यू 400% हो गई, 100% से 400, 100 से 400, 100 से 400, 100 से 400, ब्याज कितना परसेंट? ब्याज कितना परसेंट? ब्याज कितना परसेंट लगा? जल्दी से कमेंट, कमेंट आपके देख रहा हूं। अरे 20% आंसर तो सही है, 20% दे रहे हो, 20% तो सही है। ब्याज कितना परसेंट लगा? 300। आहा हा, 300, 300, 100 से 400 होगी ना, तो 300% साधारण ब्याज। ओ समय कितना है बेटा? 15 साल। दर निकाल लो, 300 में 5 का भाग दो, या 15 में कितने का गुणा करो कि 300 बने? तो दर आ गई 20। इन दोनों का गुणा 300 होना चाहिए ना, मूलधन 100% होता है इस केस में। 15 में 20 का गुणा कर लो तभी तो 300 बनेगा, तो दर आ गई 20%। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से, मजा आ गया। 20% जो होगी वो आपकी दर होगी। किसी को एक बात पता है? किस किस को ये बात पता है कि दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर? दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर। पता है ना? अच्छे से पता है, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन को तो आप फोड़ दोगे। दो संख्याओं का में से 11, उनका लैसे 770, उनमें से एक संख्या 275 है, दूसरी क्या होगी? वाह। दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। पूरे भाई साहब, दो संख्याओं का गुणा उनके लैसे और मैसे के गुणे के बराबर होता है। तो बताओ वो संख्या कौन सी है? एक संख्या आपको पता है 275, वाह। एक संख्या आपको पता है 275, और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। लैसे कितना दे रखा है? लैसे दे रखा है 770, ओ सॉरी 7700, और मैसे दे रखा 11। काटा पीटी कर ले, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 25 से 100 को अलग कर लो, ये 100 को अलग कर लिया, 25 से 100 को काटो 4 बार, 4 का 77 से गुणा करो। अब देखो, 4 का 77 से गुणा करते हैं, 4 सत्ते 28, दो हासिल, 4 सत्ते 28 और दो 30। ओरे भाई साहब, तो जो दूसरी संख्या आ गई वो 308। ओरे भाई 308। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने प्रॉफिट लॉस में एक बात बताई हुई है चैप्टर में, अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी क्या है दोस्तों? समान है, तो इस केस में क्या होता है कबूतरों? जल्दी से बताओ। अगर विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज भी समान है, तो इस केस में आपको क्या होगा? किसी को ये बात ध्यान है? फटाफट से जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। भारती, प्रिंस, गोलू, मीना, दीपा, जल्दी से बताओ फटाफट से। इस केस में हमेशा हानि होती है, आपको तो ध्यान है।
और हानि कैसे निकालोगे? प्रॉफिट और लॉस का गुणा करके 100 का भाग देना। ये दोनों समान होना चाहिए। प्रॉफिट और लॉस का गुणा करके 100 का भाग देना। हमें पूरी पूरी उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप चुटकी बना सकते हैं। एक व्यक्ति दो गुणों में से प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचता है। विक्रय मूल्य समान। आहा, विक्रय मूल्य समान, एक ही मूल्य पर बेचता है, विक्रय मूल्य समान। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो भाई लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सेम है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सेम है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी सेम है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में लॉस होगा हमेशा। लॉस प्रतिशत कैसे निकालोगे? प्रॉफिट और लॉस का गुणा करके 100 का भाग देना। 1% का लॉस, 1% की हानि। सी, वाह, गजब, मजा आ गया। चल ये क्वेश्चन करके बताएंगे सभी सब। फटाफट फटाफट जल्दी से ये क्वेश्चन करके बताएंगे फटाफट फटाफट से कि दो संख्याओं का गुणा उनके लसय और मैसय के गुणे के बराबर। वाह, दो संख्याओं का गुणा उनके लसय और मैसय के गुणे के बराबर। दो संख्याओं का गुणा उनके लसय और मैसय के गुणे के बराबर। तुरंत चुटकियों में इस क्वेश्चन को उड़ाओ फटाफट फटाफट सभी साथी। दो संख्याओं का गुणा उनके लसय और मैसय के गुणे के बराबर। बहुत बढ़िया। अच्छा, दो संख्याओं का लसय है 225, उनका मैसय है 5। अच्छा, मैसय दे रखा है 5 और लसय दे रखा है 225, और एक संख्या कितनी दे रखी है? एक संख्या 25 दे रखी है। तो एक संख्या 25 दे रखी है तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है। वाह भाई वाह, 25 नम्मा 225, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 9 पंजे 45। आहा, 45। 45 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बड़े दिमाग से करना क्योंकि बहुत बहुत पेचीदा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का वही हम चीज यूज करेंगे जो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणा उनके लसय और मैसय के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लसय और मैसय के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणा उनके लसय और मैसय के गुणे के बराबर होता है। दो संख्याओं का लसय दे रखा है 495, लसय दे रखा है 495। हा 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 हा, और मैसय दे रखा है मेरे प्यारे साथियों 5। अच्छा, इन दोनों संख्याओं का योग दे रखा है योग। अब यहाँ पे गुणा ले रखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, दो संख्याओं का गुणा लसय और मैसय के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर है। अब इन दोनों का गुणा मत करना, यही लंका लग जाएगी और यही पेचीदा मामला हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का गुणा यही तो होगा और आप गुणा कर लोगे। 495 को तोड़ते हैं, 495 को एक बार तोड़ो, 495 को तोड़ो, तोड़ो तोड़ो एक बार 495 को फटाफट फटाफट। 495 को तोड़ो। 5 नाम 45 और 5 नाम 99 गुणा 5, 99 गुणा 5 लिख दूं इसको। अब 99 को तोड़ते हैं, 11 गुणा 9। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां से दो संख्या ऐसी सेलेक्ट करो क्योंकि इनका गुणा तो यही है। अरे इन दोनों संख्याओं का गुणा यही है। इन दोनों संख्याओं का योग 100 आना चाहिए। यहां से ऐसा नंबर, दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करो जिनका योग 100 है। कौन कौन सी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 100 है? कौन कौन सी ऐसी दो संख्याएं जिनका योग 100 है? यहां से बनाओ ऐसी दो संख्या। एक तो मुझे साफ दिख रही है 55 और एक मुझे साफ साफ दिख रही है 45। पूरे वाह, एक मुझे दिख रही है 55 और एक मुझे दिख रही है 45। एक मुझे दिख रही है 55
और एक मुझे दिख रही है 45। तो इन दोनों संख्याओं ये ए की वैल्यू 55 हो गई और बी की वैल्यू 45 हो गई, और इन दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। 55 और 45 का जो अंतर है वो 10 है भाई, 10 है। क्या ये बात समझ में आ गई है? 30%, 10% और 30% के दो क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? अच्छा, 10% और 30% के दो क्रमिक बट्टे दिए जा रहे हैं, दो बट्टे दिए जा रहे हैं क्रमिक। कितने तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं? दो तरीके से। मैं तो बहुत सारे तरीके से कर सकता हूं, जल्दी से बोलो। 10% और 30% की दो क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? 10% और 30% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? सुनना। अच्छा, पहला बट्टा दिया 10%, तो 100 में से 10%, 100 का 10% 10 होता है, तो वो चीज हो गई 90 रुपए। दूसरा बट्टा है 30% का, 30 माइनस मत कर देना, 30 माइनस मत कर देना भाई। 90 का 30% आपको निकालना पड़ेगा। 90 का 30%, तो कोई बताएगा 90 का 30% कितना होता है? फटाफट बताओ, 90 का 30% निकाल के बताओ। 27। दूसरा बट्टा है 27 रुपए का। अच्छा ये बताओ, अब 90 में से 27 माइनस मत करना, ये लिखने में समय बर्बाद मत करना ना। पहला डिस्काउंट 10 का, दूसरा डिस्काउंट 27 का, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितने का? 37 का। तो अगर मैं एक डिस्काउंट की बात करूं तो एक डिस्काउंट है 37% का। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू रेशो रूप से। किस किस को रेशो रूप आता है? प्रारंभिक वैल्यू और अंतिम वैल्यू। सब मैंने ये प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट पढ़ाया हुआ था, तो मैंने बताया था कबूतरों मेढ़ों को, बताया था कि नहीं बताया? तो 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मतलब 1/10। हा 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 हा, 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो वैल्यू हो गई 9। फिर 30% का डिस्काउंट, 30% का मतलब होता है 3/10। 10 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट, 10 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट, तो ये वैल्यू हो गई 7। 10 × 10 कितना हो गया? 100। और 9×7 कितना हो गया? 63। तो 100 की वैल्यू हो गई 63। 100 की वैल्यू हो गई 63। 100 वैल्यू से 63 हो गई, तो कितना डिस्काउंट मिल गया? जब 100 से वैल्यू 63 हो गई, तो यहां से पता चला है कि एक सिंगल डिस्काउंट जो आया वो 37%। 37% का एक सिंगल डिस्काउंट है। 37% का ये नंबर लाइन पे है, ये हमने किया है, ये हमने रेशो मेथड से किया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? हाँ है ना? क्लियर हो गई होगी। फटाफट से इसकी वैल्यू बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। 16 की पावर 3/4। फटाफट, 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4 का मान क्या? बताओ जल्दी से फटाफट। 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4। हा हा हा, 8। 16 होता है 2 की पावर 4, और 3/4 तो है ही, 4 से 4 खत्म, और 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। ऑरली कर सकते हो इसको, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 8 आपका परफेक्ट आंसर होगा। 16 की पावर 3/4 है, 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 से 4 खत्म, मतलब 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 तो कितना होता है? 2 की पावर 3 तो 8 होता है। 2 की पावर 3 तो 8 होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बहुत प्यारी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ठीक है, पहले मुझे इसका आंसर बताइए। 28 और 42 के लैसे और मैसे किस अनुपात में होंगे? तो मुझे 28 और 42 का लैसे निकालो, पहले लैसे निकालो, लैसे, फिर उसका मैसे निकालो।
और ये लैसे और मैसे किस अनुपात में होंगे वो मुझे बताना है। पहले 28 और 42 का आपको लैसे निकालना है, 28 और 42 का लैसे निकालना है, फिर आपको मैसे निकालना है, फिर आपको अनुपात निकालना है, फिर अनुपात निकालना है मेरे प्यारे साहब, अनुपात निकालना है, अनुपात। अच्छा मुझे बताओ लैसे कितना आया, सभी साथी मुझे बताएंगे कि लैसे कितना आया है। सभी साथी मुझे जवाब दीजिएगा, लैसे कितना आया है, लैसे कितना आया है, लैसे कितना आया है, लैसे 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 बताओ, लैसे लैसे कितना आया है, लैसे कितना है। 84। अच्छा लैसे क्या होता है, ऐसा नंबर, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 28 और 42 दोनों से विभाजित हो जाए। 84, 84 में 42 का भाग दोगे 2 और 84 में 28 का भाग दोगे 3, तो वैसे आ जाएगा 84। और में से 28 और 42 में से कॉमन क्या आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, मैक्सिमम कॉमन, कॉमन 14 आ रहा है। 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो में से आएगा 14। तो लैसे और मैसे का जो अनुपात है वो 6 और 1 है। हा हा हा। लैसे और मैसे का जो अनुपात होगा वो 6:1 होगा। अच्छा एक शानदार चीज बताता हूँ, लैसे में हमेशा मैसे का भाग जाएगा पूरा पूरा। अगर मैं कहूं कि अगर लैसे 24 है, मैसे 13, ये कभी हो ही नहीं सकता। मैसे वही होगा जो लैसे को पूरा पूरा विभाजित करेगा। मैसे हमेशा लैसे को पूरा पूरा विभाजित करेगा, मतलब इस संख्या में इस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। कभी भी आपसे लैसे, दोस्तों कभी भी आपसे लैसे और मैसे का अनुपात पूछ ले तो हमेशा 6, मतलब हमेशा यहां पर जो मैसे 1 आएगा और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जिस भी ऑप्शन में मैसे 1 है वही आंसर होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 6 और 1, 6 और 1, 6 और 1, 6 और 1। ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, ये बात क्लियर हो गई। बहुत मजेदार बात बताइए मैंने, बहुत बहुत ही ज्यादा मजेदार, बहुत ही ज्यादा मजेदार। अगर मैं आपसे पूछूं कि 66 और 77 के लैसे और मैसे का अनुपात क्या होगा, लैसे और मैसे का अनुपात क्या होगा, लैसे और मैसे का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं। 41:3, 42:1, 43:3, 44:3। जल्दी से मुझे आंसर बता दो कि 66 और 77 के लैसे और मैसे का अनुपात कितना होगा, तुरंत प्रभाव से, बराबर बराबर, तुरंत प्रभाव से, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए। जिस भी ऑप्शन में मैसे 1 होगा वही हमारा आंसर होगा। 42 एक सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व करने की जरूरत है, कतई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 42 एक लिख दो। अच्छा अगर मान लो एक और ऑप्शन होता, 28 और 1, तब हमें सॉल्व करना पड़ता ना, क्योंकि हमें थोड़ा पता है कि 42 और 1 होगा और 28 1 होगा, तब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। 6 और 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है भाई साहब जी, ये है क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 8,600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटियां तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजों का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग कितना है, हिस्सा कितना है, प्रत्येक बेटी का हिस्सा हमें बताना है। ध्यान से देखो,
एक व्यक्ति ने 8600 रुपए अपने 5 बेटे, 4 बेटी तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। बेटे कितने हैं बेटा? 5। अरे भाई साहब, बेटियां कितनी हैं? 4। और भतीजे कितने? 2। बिल्कुल प्यार से समझना, ये क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। 5 बेटे, 4 बेटियां और 2 भतीजे। 5 बेटे, 4 बेटियां, 2 भतीजे। 5 बेटियां, 5 बेटे, 4 बेटियां, 2 भतीजे। अब मैं आपसे एक बात, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, अगर भतीजे को 1 मिल रहा है, प्रत्येक भतीजे को 1 मिल रहा है, तो प्रत्येक बेटी को 4 मिलेगा। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? अभी मामला यही खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे प्यारे दोस्त। अगर प्रत्येक भतीजे को, प्रत्येक की बात कर रहा है, प्रत्येक बेटी को प्रत्येक भतीजे का 4 गुना, तो अगर भतीजे को 1 रुपया मिल रहा है तो हर बेटी को 4 रुपया मिलेगा, हर बेटी को 4 रुपया मिलेगा। तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, प्रत्येक बेटे को, हर एक बेटे को 5 गुना। लेकिन आप मुझे बताओ कि 5 बेटे हैं, एक बेटे को 5 रुपया, 5 बेटे को 25 रुपया, एक बेटी को 4 रुपया, तो 4 बेटी को 16 रुपया। वाह। और एक भतीजे को 1 रुपया, तो 2 भतीजे को 2 रुपया। ये एक परफेक्ट रेशो है। और टोटल कितने रुपए बांटे गए? 8600। इन सब का टोटल करके बताओ, टोटल कितने रुपए हैं? ये टोटल कितने रुपए हैं? टोटल कितने रुपए हैं मेरे प्यारे साथी? 25 और 16, 41 और 2 43। हाँ हाँ हाँ, टोटल है 43, और 43 की वैल्यू है 8600। 43 दूनी 86, मतलब कितने गुना? 200 गुना। कितने गुना? 200 गुना। प्रत्येक बेटी का भाग होगा, प्रत्येक बेटी का भाग होगा, प्रत्येक बेटी का भाग बता दो, प्रत्येक बेटी का, प्रत्येक बेटी का भाग, प्रत्येक बेटी का भाग बताओ। अच्छा बताओ, 16 में 200 का गुणा करूं कि 4 में 200 का गुणा? प्रत्येक बेटी का पूछा, हर एक बेटी का, हर एक बेटी का तो 4 था। ये 16 तो चारों बेटियों का, चारों बेटियों का, चारों बेटियों का, वो तो प्रत्येक बेटी का पूछा है। तो इसमें 200 का गुणा करना, प्रत्येक बेटी का जो हिस्सा आया वो 800 आया। वो भाई साहब, ये बात क्लियर होगी? हाँ, ये बात क्लियर होगी। उम्मीद करता हूं कि ये बात अच्छे से, शांति से क्लियर हो गई होगी। शानदार क्वेश्चन था, अल्टीमेट क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन तो यार आप उड़ा सकते हैं, इस क्वेश्चन की तो कोई औकात नहीं है, इस क्वेश्चन की कोई औकात नहीं है। इस क्वेश्चन को तो चुटकी में उड़ा सकते हैं, ऐसे चुटकी में। यदि किसी धनराशि को एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाए कि ए का भाग बी के भाग का दुगना और बी के भाग सी के भाग का 4 गुना, एबीसी के भाग का अनुपात क्या है? तीनों के भाग का अनुपात कितना है? ये तो आप उड़ा दो यार, इस क्वेश्चन की तो कोई औकात ही नहीं होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से उड़ा दो। पहला वाला क्वेश्चन शानदार था ना? पहला वाला क्वेश्चन शानदार था। पहला वाला क्वेश्चन शानदार था। चलिए, ए का भाग बी के भाग का दुगना। अच्छा, ये ए का भाग बी के भाग का दुगना, केवल ए का भाग बी के भाग का दुगना, सी ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
बी का भाग सी के भाग का 4 गुना। भाई ये इसका दुगना है और ये इसका 4 गुना है, समझना, ये इसका दुगना, ये इसका 4 गुना, ये इसका दुगना, ये इसका 4 गुना। ये 1 है तो ये कितना होगा 4, और ये 4 है तो ये कितना होगा 8। ये क्लियर हो गया? तो अनुपात क्या बना 8 4 1। अनुपात क्या बना 8 4 1। अनुपात क्या बना 8 4 1। उम्मीद है कि ये बात अच्छे से क्लियर हो गई हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन। √8 √4 और √2 का मान बताइए। √8 √4 और √2 का मान बताइए। अल्टीमेट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। √8 √4 और √2 का मान बता सकते हो? √8 √4 और √2 का मान बता सकते हो? अच्छा, √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूं। अब कुछ मगरमच्छ और कबूतरों को ये बात समझ में नहीं आएगी 2√2 में क्यों लिख सकता हूं। देखिए, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 2, और 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है। 2√2, हा 2√2, 2√2, ये काली काली आंखें, तुरुरु तुरुरु, 2√2 है ना। अगर कोई पूछे इस पर गाना बनाओ 2√2 पे, तुरुरु तुरुरु बनाओ। √4 का मतलब होता है 2, और ये √2। अच्छा, 2√2 में से √2 गया तो √2 आएगा, तो √2 - 2। आहा, परफेक्ट। सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। भाई साहब ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? अच्छा, एक से लेके एक से लेके एक से लेके 9 तक तो 9 अंक होते हैं। हर एक संख्या में एक एक अंक है, तो इधर टोटल 9 अंक हो गए। 9 अंक, 9 अंक हो गए ना। हर एक संख्या में एक एक अंक, तो 9 अंक। अब मुझे एक बताओ, 10 से 50 तक कितनी संख्याएं होती हैं? सभी लोग बताएंगे 10 से 50 तक कितनी संख्या होती है? 41 संख्या। 41 संख्या होती है 10 से 50 तक। 9 तो हो गई है, 9 संख्याएं तो ये नहीं। अब जो 41 संख्या है, उन 41 संख्या में दो दो अंक हैं। 10 में 2 अंक, 1 और 0। 11 में 2 अंक। अब जो ये 41 संख्या है, ये प्रत्येक संख्या में दो दो अंक हैं, तो यहां से 82 अंक बने। तो टोटल 1 से 50 तक की संख्याओं में 82 और 9, 91 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। 91 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। 91। ओ हो। क्या ये बात क्लियर हो गई है? मुझे एक बात बताइएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सभी से, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? अच्छा, क्या मैं a² को a × a लिख दूं? कोई फर्क थोड़ा है। +2ab, और b² को मैं b × b लिख दूं। अगर ये कहीं फॉर्म आपको दिख रही है, ये कहीं फॉर्म आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ये a + b का होल स्क्वायर है।
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, बोलो हाँ या क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है? बोलो हाँ या ना। बहुत सारी बातें नई सीखने को मिली होंगी आज। जो नई बातें सीखने को मिले अपने नोट्स में जरूर कॉपी कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथी। ये बहुत सारी बातें जो हैं वो नई सीखने को मिली हैं। a इंटू ए प्लस 2ab प्लस b इंटू बी, ये क्लियर होगी बात। अच्छा कुछ ऐसी ही फॉर्म है, ये कुछ ऐसी ही फॉर्म है, a इंटू ए, और ये 2ab, ये सॉल्व कर दिया 2ab में, और ये b इंटू बी। अच्छा a की वैल्यू 7.5 और b की वैल्यू 2.5, a की वैल्यू 7.5, b की वैल्यू 2.5, 2 का 7.5 से गुणा करूंगा 15, और 15 का 2.5 से गुणा करूंगा 37, तो ये 2ab है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ, 7.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर। वाह, तो ये कितना हो गया टोटल 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आप फटाफट फटाफट कर सकते हो, कोई औकात ही नहीं है इस क्वेश्चन। 625 का रूट कितना होता है बेटा, 25, सब जानते हैं। नीचे सिंगल 11, अरे लिखो ही मत ना 11 को, 11 से 11 उड़ गया, इसका मतलब होता है 14। 196 का मतलब होता है 196, 14 का स्क्वायर होता है 14, 14 का 14 से 14 उड़ गया। 25 का रूट होता है 5, और 625 का रूट होता है 25। बस 25 में 5 का भाग देना है, बोलो तारा रा रा रा। 5 आंसर आ गया, 5 आंसर आ गया, 5, 5 आंसर परफेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? 5 आंसर परफेक्ट होगा, 5 आंसर परफेक्ट होगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे लाडले? बोलो हाँ है ना, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ गई? उम्मीद करते हैं कि ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का सेशन आज खत्म करते हैं। एक प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये आपका होमवर्क है और इसको करना है। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे मैं बता दे रहा हूँ। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ये चल रहा है n का क्यूब। इनके योग का जो फॉर्मूला होता है ना, योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो 5 से स्टार्ट हो रहा है। 5 से स्टार्ट, पहले आप 1 से लेके 10 तक का फॉर्मूला लगाओगे, फिर 1 से 4 तक का फॉर्मूला लगाओगे, पहले 1 से 10 तक के क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे, फिर 1 से 4 तक का लगाओगे, फिर 1 से 10 तक के में 1 से 4 तक के माइनस कर दोगे, फिर 5 के क्यूब से स्टार्ट होगा। ये मैं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क है। तो सेशन समाप्त करते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा।